छात्रों, आज तीसरे दिन मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, इंटर कॉलेज मनसा छापर, गणित एवं विज्ञान अध्यापक, आप लोगों को जो कल तक बताया गया था, कल तक हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अर्थात उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। मित्रों, ये रहा आपका उत्तल दर्पण और ये रहा इसका मुख्य अक्ष। उत्तल दर्पण का पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। जैसा कि आपको बताया गया है कि अनंत से आने वाली वस्तुएं लगभग समांतर आती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से अपवर्तित के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये उत्तल दर्पण है तो फोकस पर किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी बल्कि मिलती हुई प्रतीत होंगी। आप देखेंगे जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी तो वह दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएंगी। ये किरणें आगे कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको पीछे बढ़ाया जाता है डार्ट के द्वारा, तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल दर्पण से उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, क्योंकि किरणें यहाँ वास्तव में नहीं मिल रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यह प्रतिबिंब आभासी होगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा और बिंदुवत बनेगा। इसको नोट करिए। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी दर्पण के दूसरी ओर तथा बिंदु के आकार का होगा। तो ये पहली स्थिति हो गई। इस स्थिति के अलावा जो दूसरी स्थिति है उसमें वस्तु कहीं पर भी स्थित रहे, अनंत के अलावा दर्पण से और अनंत के बीच कहीं भी वस्तु स्थित रहे, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण और फोकस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। आप देखेंगे दूसरी स्थिति, जब वस्तु दर्पण और अनंत के बीच कहीं स्थित हो। तो उत्तल दर्पण में वस्तु दर्पण और अनंत के बीच कहीं भी स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ छोटा, काल्पनिक और फोकस तथा दर्पण के बीच बनता है। देखिए, ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र,
आपको बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से अपवर्तित होकर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, और जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह बिना मार्ग बदले सीधे लौट जाती है। ये दोनों किरणें जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' बनता है। तो आप देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से छोटा, फोकस और दर्पण के बीच बनता है। इसको लिख लीजिए। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, छोटा, आभासी, फोकस तथा दर्पण के बीच और छोटा दर्पण के बीच बनता है। तो उत्तल दर्पण से वस्तु कहीं भी स्थित हो, उसका प्रतिबिंब केवल दो जगह बनता है। एक, यदि वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर, और अनंत और दर्पण के बीच कहीं भी स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और दर्पण के बीच बनता है। तो ये केवल दो स्थितियां हैं जिससे उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब मैं बताऊंगा कि दर्पण से, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इस संबंध के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अब हम बताने जा रहे हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये हमारा अवतल दर्पण है। एक मुख्य अक्ष के, एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर आपतित हो रही है, जो किरण AB है। दर्पण से परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर चली जा रही है। हम C जो दर्पण का वक्रता केंद्र है, यहां से बिंदु B से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो अभी आपको हम बताए हैं कि वक्रता केंद्र से जो भी रेखा दर्पण पर जाती है तो वह अविलंब होती है, चाहे जहां भी जाए उस बिंदु पर वह अविलंब होती है। या ये जो किरण यहां से जाएगी वो इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अर्थात ABC और CBF चाहे CBD, ये किरण अर्थात रेखा CB या BC इस पूरे कोण ABD को दो भागों में बांट दे रहा है। एक कोण आपतन कोण हो जाएगा और दूसरा कोण परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आपको बताया गया है कि यह दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण I कोण R के बराबर हो गया। अब हम देखेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज CBF में आप ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष अर्थात रेखा PC के समांतर एक रेखा AB है। इन दो समांतर रेखाओं को रेखा BC काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अर्थात यह कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF के। तो यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो अभी हमने बताया कि यह कोण इसके बराबर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। और अभी हमने ये समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है,
इससे हमने सिद्ध किया कि यह कोण I इस कोण के बराबर, अर्थात यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। मतलब कोण CBF बराबर कोण BCF, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अर्थात त्रिभुज CBF में कोण B और कोण C जब बराबर हो गए तो हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं और बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यह त्रिभुज, इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, अर्थात FC बराबर FB के हो गया। अब मान लीजिए अगर इस अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए, जब द्वारक छोटा हो जाएगा तो यह बिंदु B लगभग बिंदु P पर पड़ेगा या B P को कोइंसाइड करेगा, टच करेगा। उस स्थिति में FB और FP के बराबर हो जाएगा, अर्थात जो CF FB के बराबर है वही CF FP के बराबर हो जाएगा, अर्थात FC और FP दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात FP PC का आधा हो जाएगा। FP क्या है? फोकस दूरी। PC क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो यहां सिद्ध हो जाता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसी चीज को आपको मैं लिख के बता रहा हूं। हाँ, तो आप देखेंगे कोण ABC आपतन कोण I, कोण CBF परावर्तन कोण R, ये दोनों कोण आपस में बराबर कोण I बराबर कोण R, जो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब कोण ABC यह कोण इस कोण के बराबर हो गया CBF के चाहे CBD के। अब आप देखेंगे कि रेखा AB यह रेखा CP के समांतर है, तो यह CB दो समांतर रेखाओं को काट रही है, तो एकांतर कोण के प्रमेय से यह कोण इस कोण के बराबर, अर्थात कोण ABC बराबर कोण BCE। अब मैं इसको मिटा के यहां लिख रहा हूं। तो यहां तक आप नोट कर लें, नोट हो गया। अब इसके आगे इसको मिटा के पुनः बता रहा हूं। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि कोण ABC बराबर कोण BCP, और यहां परावर्तन कोण के नियम से हमने सिद्ध किया है कि कोण ABC बराबर कोण CBD। तो देखेंगे आप इन दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, इसलिए कोण BCP बराबर कोण CBD, अर्थात इस त्रिभुज में, त्रिभुज CBF में, अतः त्रिभुज CBF में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। कोण BCP बराबर कोण CBD, अतः इनके सामने की भुजाएं CF बराबर FB। हमने सिद्ध कर दिया कि CF FB के बराबर। तो जब इसका द्वारक दर्पण का छोटा हो जाए, अर्थात यदि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा? बिंदु B और बिंदु P बहुत नजदीक हो जाएंगे, तो बिंदु B टेंड करेगा बिंदु P के, तो उस अवस्था में FB बराबर हो जाएगा FP के, FB बराबर हो जाएगा FP के। अभी हमने सिद्ध किया है कि FB CF के बराबर है, फिर सिद्ध कर रहे हैं कि FB FP के बराबर है, अर्थात CF FP के बराबर होगा, अतः CF बराबर हो जाएगा
एफ पी के। यहां तक आप नोट करें, फिर मैं इसको मिटा के आगे लिख रहा हूं। तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि सी एफ एफ पी के बराबर है। सी एफ और एफ पी बराबर है, अर्थात सीपी कितना हो जाएगा 2FP, क्योंकि सी एफ अधन एफ पी, ये दोनों बराबर हैं। तो सीपी बराबर एफ पी धन एफ पी, अर्थात सीपी बराबर 2FP। एफपी क्या है, सीपी क्या है? सीपी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर और एफपी को कहते हैं फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है, ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। या इसको कहा जाता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सूत्र, इसका डेरिवेशन आप लोग तैयार कर लेंगे, ये अक्सर परीक्षा में आता है। डेरिवेशन एकदम आसान है, मैं 2 बार आपको बता चुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग। इसका पहला उपयोग डॉक्टरों के द्वारा आंख, कान, गला आदि को देखने के लिए किया जाता है। आप इनको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नंबर 2, इससे चूंकि आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अतः इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले मिरर में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किया जाता है। नंबर 3, इसमें अभिसारी गुण होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसका उपयोग टेबल लैंप में किया जाता है। चौथा उपयोग मोटर कार, रेल इंजन, पानी की जहाज इत्यादि के सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो उसमें बैक मिरर लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अर्थात मोटर कार, स्कूटर आदि जो भी हैं वाहन, उनमें पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गली, बाजार, चौराहे पर जो भी स्ट्रीट लैंप लगाए जाते हैं, जो प्रकाश लैंप लगाए जाते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको नोट कर लें। अब आप देखेंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? वस्तु की स्थिति को बदलने से प्रतिबिंब की स्थिति में कितना परिवर्तन हो जाता है, उसी को आवर्धन कहा जाता है। यहां देखेंगे रेखीय आवर्धन, इसको आप नोट कर लीजिए। रेखीय आवर्धन की परिभाषा होती है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात आवर्धन जिसको एम से, स्मॉल एम से दर्शाया जाता है, यह बराबर प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे वस्तु की लंबाई ओ, अर्थात m बराबर आई बाई ओ। तो ये आवर्धन का सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन m बराबर आई बाई ओ। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। अब इसको हम फिगर बना के आपको बता रहे हैं। मैं आपको बताया था कि रेखीय आवर्धन m बराबर आई बाई ओ। आई वस्तु का प्रतिबिंब, आई इमेज बने प्रतिबिंब, तो आई ये वस्तु की प्रतिबिंब है A1Q। यहां से कोई भी दूरी नापी जाती है, वस्तु के ध्रुव से नापी जाती है, तो AQ1 ये हो गई दूरी। दूसरी चीज है O। O मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु कहां रखी गई है, तो AQ। तो आप देखेंगे AQ है और AQ1 क्या है, ये V है। अब हम लेंगे 2 त्रिभुज, त्रिभुज AQP तथा त्रिभुज AQ1P1 से क्या क्या मिलेगा? ये दोनों त्रिभुज में ये कोण, इस त्रिभुज का यह कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर, क्योंकि दोनों 90 अंश, अर्थात कोण PQA बराबर कोण P1Q1A। क्यों? ये प्रत्येक 90 अंश है।
दूसरी स्थिति, इस त्रिभुज का यह कोण, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर। क्यों? ये देखिए, ये किरण दर्पण पर आपतित होके यहां से परावर्तित हो जा रही है, और आपको बताया गया कि वक्रता केंद्र से होकर जो भी रेखा जाएगी वह अविलंब का ही काम करेगी, तो यह कोण आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। अर्थात कोण पी ए क्यू बराबर कोण क्यू ए P1, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि इस त्रिभुज में यह कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज में यह कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर। अर्थात जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो गए। अतः त्रिभुज ए क्यू पी समान कोणिक त्रिभुज ए Q1 P1 दोनों। तो जब समान कोणिक हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी। अर्थात Q1 P1 बराबर PQ चाहे QP ये बराबर किसके? तो इस त्रिभुज का AQ, ये त्रिभुज पहले लिया गया है तो AQ1 बटे AQ। अब सबका मान रख दीजिए। Q1 P1 क्या है? Q1 P1 क्या है? वस्तु नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I है। QP क्या है? तो वस्तु की लंबाई अर्थात O है। AQ क्या है? AQ ये वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी, तो इसको U से दर्शाया जाएगा, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाया जाएगा। अब यहां ध्यान देंगे, यहां से अब चिन्ह कैसे लगाया जाएगा? तो सारी वस्तु भी दर्पण के बाईं तरफ है, माने आपतित किरण की दिशा के विपरीत है, तो ये भी निगेटिव। प्रतिबिंब भी दर्पण के बाईं तरफ है अर्थात आपतित किरण की दिशा के विपरीत है, तो ये भी निगेटिव। वस्तु की मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाई नाप रहे हैं तो ये धनात्मक, लेकिन प्रतिबिंब नाप रहे हैं मुख्य अक्ष के नीचे इसकी लंबाई है, तो प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव, और आप देखिए धन। तो ये तीन चीजें हैं। तो आप देखेंगे यह ऋण इस ऋण को धन बना देगा, लेकिन एक ऋण यहां रह जाएगा। अर्थात I बाई O यह बराबर हो जाएगा माइनस U बाई V के, और यह होता है M के बराबर। तो ये आपको एक सूत्र प्राप्त हो गया कि रेखीय आवर्धन M बराबर I बाई O बराबर माइनस U बाई V के। अर्थात वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक में। तो यहां आप देख रहे हैं, इस स्थिति में जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक आ रहा है। अगर कल्पना करिए कि यह प्रतिबिंब आभासी बनता तो सीधा बनता, निश्चित तौर से सीधा बनता। तो जब सीधा बनता यह प्रतिबिंब अगर, तो यह ऋणात्मक नहीं आता, बल्कि क्या हो जाता? धनात्मक हो जाता। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक हो जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। नोट कर लें छात्रों। अब हम आपको बताएंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से फोकस दूरी में संबंध। इसको नोट कर लें। दर्पण से वस्तु की दूरी U तथा
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी और फोकस दूरी F में संबंध। इसका केवल सूत्र आपके सिलेबस में है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अगली कक्षाओं में इसका डेरिवेशन आपको बताया जाएगा। आप सूत्र केवल इसका नोट करेंगे। सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U धन 1/V। ये सूत्र होता है, जहां F क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, U क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये सारी चीजें हैं। इसमें चिन्हों का उपयोग पारंपरिक तरीके से, जैसे आपको बताया गया है, कौन सा लेंस है, कौन सा दर्पण है और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उसके हिसाब से हम इसका जब इस पर कोई सवाल लगाएंगे तो उस चिन्हों का उपयोग करेंगे। ये सूत्र याद कर लेंगे, बहुत उपयोगी सूत्र है। तो ये पाठ आपका यहां तक समाप्त हो गया। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, गृह कार्य के रूप में आप उपयोग करेंगे, और अगले वीडियो में कुछ इसमें से जो भी बोर्ड में प्रश्न आए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको दूंगा, उसको आप हल करेंगे। इसके अलावा भी जिन जिन पुस्तकों में जो जो सवाल दिए गए हैं आप नोट करेंगे, तथा फोन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप प्रश्न नोट करें। पहला प्रश्न गृह कार्य के रूप में आप नोट करेंगे, और जब विद्यालय खुलेगा तो आप इसको चेक करवाएंगे। पहला प्रश्न, 5 दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं के नाम लिखें। नंबर 2, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है तथा किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लिखें। नंबर 3, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में लिखें। ठीक है छात्रों, अब तक जो पढ़ाई हुई है, एक पाठ की पढ़ाई आपकी लगभग पूरी हो गई। आप गहनता से घर पर बैठकर इसका अध्ययन करें, तथा इन सामग्रियों को आप निश्चित तौर से, चाहे बच्चे किसी भी विद्यालय के हों, केवल नेहरू इंटर कॉलेज के ही नहीं, किसी भी विद्यालय के हैं, उनको आप पहुंचावें। उन बच्चों से कहें कि ये बच्चे इसमें सब्सक्राइब करें, देख के सामग्री का अध्ययन करें। धन्यवाद।